द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज हमारे साथ एक सीनियर कालम नवीस, शायर और अदीब मौजूद हैं। उनका नाम है मोहम्मद इजहारुल हक। इजहारुल हक साहब ने ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से अरबी में एमए किया। उसके बाद ये सिविल सर्विस में चले गए और ग्रेड 22 में, जो सीनियर तरीन ओहदा है पाकिस्तानी सिविल सर्विस में, उससे बतौर एडिशनल ऑडिटर जनरल रिटायर हुए। मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल भी रहे। तो इजहार साहब, मैं आपका ममनून हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अच्छा इजहार साहब, पिछले दिनों आपका एक कालम मैंने देखा। हमारे मुश्तरका दोस्त ने उसकी तरफ मेरी तवज्जो मबजूल करवाई। तो उसमें आपने सर लिखा था कि भारतीय हुकूमत की जहनीत को समझने के लिए शिवाजी के मुतालिया से बेहतर कोई सबक नहीं। तो सर जी उससे क्या आप समझते हैं कि क्या सबक पाकिस्तान और इंडिया से ले सकते हैं? उसमें आपने ये भी कहा कि बनिया डिप्लोमेसी बाकी दुनिया की महजब डिप्लोमेसी से मुख्तलिफ है। तो ये सर बताएंगे क्या क्या मुख्तलिफ है, और ये शिवाजी और अ, अफजल खान की स्टोरी से क्या हम सीख सकते हैं? अच्छा देखिए ये हमें तो वैसे बात मैंने ये अर्ज किया था कि हम ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में बात करें। तो खैर उस पर भी पहले बात हो जाए कि वो मेरा कहने का ये मतलब था कि डिप्लोमेसी में कुछ हम जो पाकिस्तानी जो हैं वो कभी कभी मार खा जाते हैं। तो वो स्टोरी दोहराने से मेरा ये मतलब था कि अब चूंकि इंडिया ने इनिशिएट की है बात जो हमें यहाँ पर बताई जा रही है बात करने के लिए, तो जरा अलर्ट हो जाएं और अपने पत्ते जो हैं वो ध्यान से खेलें और कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसमें बाद में ये कहें कि नहीं हमें तो ये पता नहीं था और हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे मेरी ये मुराद सिर्फ काशन करना था कि ताल्लुकात तो बढ़ने चाहिए, लेकिन जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है या कश्मीर के मामलात का ताल्लुक है तो उसमें ज़रा सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर यह कहा जाता है कि हिंदू जो है वो दूर की सोचता है और मुसलमान इतना दूर की नहीं सोचता, और वो उसके मुकाबले में मार खा जाता है। ये मतलब था। अच्छा सर, ये बताइए कि किस तरह से फिर ताल्लुकात इंप्रूव हो सकते हैं, और क्या आपके ख्याल में खतरा था हमारी मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप, वो क्या कोई, यानी उनको कोई धोखा दिया जा सकता था या क्या? वर दे नॉट देखें प्रिपेयर्ड? हाँ जी, ये तो मुझे नहीं पता। देखें हमारे यहाँ तो खबरें छन छन कर आती हैं। पहले कहा गया कि जी ऐसी कोई बात नहीं, फिर अल जजीरा की एक रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि जी जो इंटेलिजेंस है दोनों मुल्कों की, इंडिया की इंटेलिजेंस और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुज़ाकरात कर रही हैं। उसके बाद फिर खुलकर बात सामने आ गई। अच्छा शकील साहब, मेरा इस ज़िमन में एक बड़ा वाजे है जो मैं अक्सर दोहराता रहा हूँ, वो ये कि हमें दो मामलात को अलग रखना चाहिए। जी जी। मेरा मौक़िफ़ कश्मीर पर वही है जो एक आम पाकिस्तानी का है, जो हमारी हुकूमत का है, जो ट्रेडिशनल जो हमारा है। आपको पता ही है कि उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कश्मीर पर कश्मीरियों का हक है, राय दही का हक होना चाहिए। लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि उसके बावजूद हमें एक दूसरे से जो ताल्लुकात हैं वो उनमें रखना नहीं आना चाहिए। तिजारत हमें करनी चाहिए, एक दूसरे की मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर इंडियन आईटी से यूरोप या अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है और हम अगर फ़ायदा उठा लें तो उसमें ना कोई इस्लाम को ख़तरा है ना कोई पाकिस्तान को ख़तरा है। इसी तरह और बहुत से मामलात हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तिजारत है, एजुकेशन है। आप सिर्फ किताबों की बात कर लें कि मैंने जब इम्तिहान दिया था मुकाबले का, तो मेरी जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर किताबें आई थी वो मैंने दोस्तों के ज़रिए हिंदुस्तान से मंगवाई थी। अच्छा अब भी बहुत सी हमारी किताबें हैं कि जो, जैसे मैंने पिछले दिनों अपनी किताबें इंडियन दोस्तों को भेजी तो वो उनको नहीं मिली। अच्छा उनकी किताबें आती हैं तो वो हमें नहीं मिलती। तो इसमें किसका नुकसान है, इसमें क्या फ़ायदा है? भारत को कोई फ़ायदा है, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है?
तो मेरी थ्योरी ये है कि आप इसको अलग रखें, आप कोई कंप्रोमाइज न करें कश्मीर पर, आप अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार न हो, लेकिन आप एक मैं और भी यहाँ बात कहना चाहूंगा कि एक एवरेज इंडियन एक एवरेज पाकिस्तानी का आपस में कोई वो नहीं है, झगड़ा नहीं है, हुकूमतों के मामलात हैं, ठीक है। एक एवरेज इंडियन जो है he would obviously and naturally he would support what Indian government says जंगी मामलात पर, बॉर्डर के मामलात पर। एक एवरेज पाकिस्तानी जो है वो भी he would wholeheartedly support his or her government, लेकिन उसके अलावा तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पाकिस्तानी और इंडियन मिलके काम कर रहे हैं। तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन आवर पोजीशंस ऑन कश्मीर और अदर इश्यूज व्हाटएवर दे आर, हमें ट्रेड करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर मदीना और मक्का में ट्रेड हो सकती थी उस जमाने में, तो आज पाकिस्तान और इंडिया में क्यों नहीं ट्रेड हो सकती? मेरा इस मामले में ये मौक़िफ़ है। और तो सर आपके इल्म में होगा कि इंडिया ने 96 में, जबकि बड़ी कशीदगी भी थी दोनों मुल्कों में, उन्होंने पाकिस्तान को MFN जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो स्टेटस दिया जी। तो सर पाकिस्तान ने वो आज तक नहीं दिया, और इंडिया का तो मौक़िफ़ यही रहा है कि हम ट्रेड करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा रुकावट आती रही है ना कि हम नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। अच्छा, अब देखें इसमें मसाइल हैं। एक तो इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तान के इदारों का मौक़िफ़ है, दूसरा जो है हमारे यहाँ जो कार्टेल बने हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, ट्रेडर्स के, वो भी नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया से चीज़ें आई तो ओपन कंपटीशन हो जाएगा, हमें चीज़ें निस्बतन बेहतर मिलेंगी, इनको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसी तरह इंडियन जो ट्रेडर या वो है उसके भी कुछ रिजर्वेशन होंगे कि अगर पाकिस्तान से चीज़ें आ गई तो उसको क्या नुकसानात होंगे। तो ये दो पैरेलल साथ आइडियाज़ चल रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता अगर इंडिया ने दिया है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, पाकिस्तान को स्टेटस दिया है, तो पाकिस्तान को देना चाहिए या नहीं, ये तो हुकूमत का काम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड होनी चाहिए, और ट्रेड के अलावा दूसरे मामलात में भी हमें एक दूसरे से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सर हमारे यहाँ जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है, आपको खूब मालूम है कि हमारे अखबार तो जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं वो कहते हैं ये हमारा अजली दुश्मन है और इसका चेहरा जो है वो मकरूह है, और वो चेहरा बार बार वो कहते हैं जी बेनकाब हो गया। तो अजली दुश्मन जब आप करेंगे तो फिर तो नहीं आप कर सकते ना। देखिए शकील साहब, ऐसी बातें तो इंडिया में भी होती रहती हैं, पाकिस्तान में भी होती रहती हैं। अब यहाँ भी आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारे प्रेस के दो रुख हैं। हमारा इंग्लिश का प्रेस जो है वो कुछ और कहता है, उसी इदारे का जो उर्दू का पर्चा होता है वो कुछ और कहता है, प्लेइंग विद द गैलरी। लेकिन ये आपको भी पता है, आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, ये हम दोनों को पता है कि पाकिस्तान में एक अच्छी खासी लॉबी जो है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे आइडियोलॉजिकल कंप्रोमाइज जो नहीं कर रही, लेकिन वो ट्रेड की हामी है। अब उसमें यह है कि कुछ लोग खुलकर बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते। तो इन सारी डिफिकल्टीज को अगर इंटेंशन हो, कुव्वत इरादी हो, तो ओवरकम किया जा सकता है। और अब तो शकील साहब सॉरी, और अब तो मतलब यह है कि बहुत हाई लेवल से ये सिग्नल मिले हैं कि ट्रेड जो है वो होना चाहिए। सर मेरे इल्म में भी ये है कि जनरल बाजवा साहब ने ये बताया जर्नलिस्टों को, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कहा कि मैंने ये रिसर्च करवाई है कि इंडिया पाकिस्तान में अगर ट्रेड हो तो पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है उसमें, लेकिन इसके बावजूद कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई शिफ्ट हमें नजर नहीं आता। ये एक तशवीशनाक बात है। अब मेरा ख्याल है कि कुछ आगाज हुआ है इस काम का। अच्छा, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जब ट्रेड होगी तो इंडिया को पाकिस्तान की मार्केट मिलेगी जो छोटी है, तो पाकिस्तान को तो वास्ट मार्केट मिलेगी, आसाम से लेके अमृतसर तक और नीचे से लेके ऊपर हिमालय तक। ये तो बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें अपनी अपनी हिम्मत है कि कौन मार्केट ऑक्यूपाई करता है। तो बाजवा साहब ने या हमारी जो इस किस्म के इदारे हैं उनकी तरफ से ये बात कहना, मेरा ख्याल है कि देयर इज अ था, इसमें अब कुछ कुछ बर्फ पिघलना शुरू हो रही है, क्योंकि पहले तो इन इदारों की तरफ से ऐसी बात नहीं की जाती थी।
और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये इनिशिएट किया था कि ट्रेड होनी चाहिए। फिर आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब ये मसला काबीना में गया तो वहां फिर दूसरा वो रखना पड़ गया, लेकिन बहरहाल बात शुरू तो हुई है। लेकिन सर वो बात क्या शुरू हुई, तो शुरू होने से साथ ही वो शट डाउन हो गई। अब देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, यही कहा जा सकता है। हम तो देखें ना, मेरे पास 2-3 मॉडल हैं। जी जी, मैं इसमें अपनी बात जरा वादे कर दूं। पहला तो मेरे पास मॉडल है चाइना वर्सेस इंडिया। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं कि इंडिया ने ताइवान को तस्लीम न किया हो, इंडिया का बाकायदा दफ्तर है, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, ताइवान का है, लेकिन उसके बावजूद आप हैरान होंगे, बल्कि अगर आपको मालूम है तो फिर तो हमारे सुनने वाले हैरान होंगे कि इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना जो इंडिया ने की हैं वो लेटेस्ट जो हैं वो 58.7 बिलियन है डॉलर। और ये इंडिया की जो इंपोर्ट हैं चाइना, यूएई और अमेरिका दोनों को अगर मिलाया जाए तो चाइना की इंपोर्ट फिर भी चाइना से ज्यादा है। अच्छा, दूसरा मेरे पास मॉडल है चाइना और ताइवान का। आपको पता है चाइना और ताइवान की कितनी पक्की दुश्मनी है, एक दूसरे को वजूद को तस्लीम नहीं करना। उसके बावजूद 1991 से लेके 2020 तक ताइवान की चाइना में 188 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है ताइवान की चाइना में। अच्छा, फिर आप आ जाएं मोरक्को और इजराइल का तो खैर है ही, और अरब इजराइल का ताल्लुकात जो अब नया मोड़ है वो आपके सामने ही है। टर्की और इसराइल को ले लें। देखिए, अब तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की को ऑटोमन का दर्जा दिया जा रहा है, और अर्दोआन जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर है। उसके बावजूद इस पेंडेमिक से पहले इसराइल से टर्किश एयरलाइन की 10 परवाजें, चौधरी साहब 10 परवाजें डेली तल अवीव से इस्तांबुल जा रही थी। अच्छा, अब पेंडेमिक के बावजूद अब पहले हफ्ते में 4 थी, अब हफ्ते में वो 17 कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि टर्की इसराइल को टोबैको, बेवरेजेस, सीमेंट, प्लास्टर, सिरामिक एंड ग्लास प्रोडक्ट्स, और 6th लार्जेस्ट पार्टनर है इसराइल का तुर्की। जबकि तुर्की का जो मौकफ है इसराइल के बारे में वो हम सबको पता है कि कितना सख्त है। तो अगर तुर्की और इसराइल कर सकते हैं ट्रेड, और इंडिया और चाइना कर सकता है, और इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर पर हालात हैं वो भी सबके सामने हैं, ताइवान और चाइना कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? खास तौर पर जब बीइंग वेरी सेल्फिश, अलाउ मी टू से, अगर फायदा भी पाकिस्तान को ज्यादा इम्कान है तो फिर पाकिस्तान में एक अच्छी खासी तादाद इंटेलेक्चुअल्स की और ट्रेडर्स की है जो इंडिया के साथ तिजारत के हामी हैं, तो उनको उनकी बात सुननी चाहिए। तो सर क्यों नहीं सुनी जा रही? मसला तो ये है ना सर। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कोशिश की कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारा एक मकबूल नारा ये बन गया कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इंडिया में तो सर ये नारा नहीं लगा कि शरीफ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। हमारा तो सर मिजाज ऐसा है, हमारा तो जो इथॉस है, हमारा पूरा एक बयानिया जो है वो एंटी इंडियनिज्म पे उस्तवार है। असल में ये तो आप सही कह रहे हैं, और वहां भी खैर ऐसा ही है, इंडियन मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में कम नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चलें, ये प्लेइंग विद द गैलरी के जो हैं इनको साइड पर रखकर अब तो आप देखें कि इमरान खान के बारे में भी अपोजिशन यही कह रही है कि ये मोदी का यार है। तो ये सियासी नारे तो चलते रहते हैं, ये वक्ती जो है फायदा या मफाद परस्ती उसके तहत होते हैं, इसमें डेप्थ नहीं होती। असल बात यह है कि जो करने का काम है वो किया जाए, और उन लोगों को तलाश किया जाए जो इसके हामी हैं। अभी ये बहुत बड़ी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक समरी, एक प्रपोजल लेकर गई कैबिनेट में, तो उसको शॉट डाउन कर दिया गया मिनिस्टर्स कुछ के कहने पर, या इमरान खान अब खुद चाहते थे, या वो गैलरी से डर गए। लेकिन बहरहाल इदारों, हमारे इदारों की तरफ से अब ये जो बात आई है, एक सब्ज रंग जो दिखाया गया है, और ये जो एक हौसला अफजा बात है, इससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मुस्तकबिल में हमारा इस तरफ कुछ होगी पेशरफ्त, कुछ तरक्की होगी, और हम तिजारत की तरफ बढ़ेंगे। तिजारत के अलावा मैं तो कहता हूँ कि किताबें हैं, तालिब इल्मों के वफूद हैं।
आप देखें, अगर इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान में पढ़ने के लिए, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में रहा हूं और आज तक मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम अब भी बांग्लादेश के सफीर हो। तो अगर इंडियन स्टूडेंट्स आकर पढ़ेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, तो वो हमारे सफीर के तौर पर काम करेंगे। इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स अगर इंडिया में जाकर पढ़ेंगे तो उनको वहां का पता चलेगा, वो समझेंगे इंडिया को बेहतर तरीके पर। तो ये चीजें ट्रेड, एजुकेशन, बुक्स, उसके अलावा भी होनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में, साइंस और टेक्नोलॉजी का दायरा सिर्फ डिफेंस तक तो महदूद नहीं है, ये तो हमारी पूरी जिंदगी पर हावी है, तो वो सारा होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। सर ये अच्छी बात है, आप इसके हक में हैं सर, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करना होगा ना यहाँ पे। बिल्कुल करना होगा सर। 2014 में यहाँ पे 2 जर्नलिस्ट थे इंडिया के, उनको बगैर वजह बताए यहाँ से निकलने का कह दिया गया। और उसके अलावा सर एक और, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एमएससी की, एमफिल किया, तो हमें तो ये बताया जाता था कि डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया में जो पाकिस्तानी सफीर होता है वो कितनी यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देता है, कितने थिंक टैंक्स में जाके लेक्चर देता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या कभी इंडियन एम्बेसडर को इजाजत दी गई, किसी ने इन्वाइट किया कायदे आजम यूनिवर्सिटी में मसलन, और कोई पाकिस्तानी सफीर ऐसा नहीं जिसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट से खिताब ना किया हो। तो ये भी तो हम नहीं करते ना, हमारे यहाँ कुछ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। जी, इसमें 2 बातें हैं। पहला तो उसूली तौर पर मैं आपसे एग्री करता हूं कि इंडियन एम्बेसडर अगर जाता है यूनिवर्सिटीज में तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो वहां सवालों के जवाब भी देगा। उसने ये तो नहीं कहना कि मुझसे कुछ ना पूछा जाए। तो क्लैरिटी तो एंड में जो एंड प्रोडक्ट हासिल होगा वो तो क्लैरिटी होगा। अच्छा, ये हमें नहीं पता कि पाकिस्तानी, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि हमारा हाई कमिश्नर जाता है वहाँ यूनिवर्सिटीज में एड्रेस करने, ये खबर हमारे यहाँ होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि वो जो जर्नलिस्ट यहाँ से निकाले गए थे वो सही निकाले गए थे या गलत, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक्सट्रीमिज्म दोनों तरफ है। आपको पता है कि वहाँ तो फैज साहब की बेटी को भी इंडिया में दाखिल नहीं होने दिया गया। किश्वर नाहिद जो मेरी भी सीनियर हैं, मेरी बहुत मोहतरम है, और वो खासी एक प्रोग्रेसिव लॉबी से उनका ताल्लुक है, उनको भी जान। ये चीजें तो दोनों तरफ चलती रहती हैं। पहले अरविंद साहब से भी गुफ्तगू में मैंने हवाला दिया था कि हमारे जब वजीर खारजा उस वक्त गए थे जसवंत सिंह की किताब की रूनुमाई में, तो वहां भी एक अनटूवर्ड सा एक्सीडेंट हो गया था। ये चीजें अब हमें छोड़ देनी चाहिए और इसने छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों तरफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में भी कम नहीं है, वहां भी लॉबीज हैं ऐसी, लेकिन उसके साथ साथ सफर दूसरी तरफ का जारी रहना चाहिए। अच्छा सर, हमारे यहाँ देखिए ना कि मजीद नज़ामी साहब को तो कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहता, लेकिन उनके आप इंडिया पे ख्यालात देखिए और हर बंदा जो है उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनका इतना एहतराम है। उन्होंने एक दफा कहा था, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं एटम बम बन जाऊं और मुझे मिसाइल के साथ इंडिया पे लॉन्च कर दिया जाए। एक दफा जनरल ज़ियाउल हक ने सर उनको इन्वाइट किया कि मेरे साथ इंडिया चलें। उन्होंने कहा मैं अगर इंडिया जाऊंगा तो बैठ के जाऊंगा। इसी तरह सर हमारे एक और बड़े मशहूर कॉलम नवीस हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, पहले वो ब्यूरोक्रेट भी थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ दोस्ती और अमन जो है वो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। देखिए चौधरी साहब, मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये सब पास्ट है और बिल्कुल है ऐसा। मजीद निज़ामी साहब की ये बातें काफ़ी मशहूर हैं और बहुत कम लोगों ने उसे यहाँ पर अप्रिशिएट किया, लेकिन आप ये भी देखें कि उस पर फिर मज़ाहिया कालम भी लिखे गए। लेकिन अब हमें लुकिंग फॉरवर्ड आगे क्या देना, हमें फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। हर किस्म के लोग हैं मौजूद, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो जो हमें अपनी बात कहनी है, मैं तो शुरू में मैंने ये क्लियर कर दिया है कि मैं कश्मीर की पॉलिसी पर कंप्रोमाइज करने के का नहीं सोच सकता। बिल्कुल मेरा वही मौक़िफ़ है जो आम पाकिस्तानी का है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए और हमें बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे से अलग बंद होकर रखेंगे तो उसमें फायदा उन्हीं लोगों का होगा जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ काम करना चाहते हैं दोनों मुल्कों में। तो आइडियाज के साथ ये सारा चीजों का। और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऐसे वफूद का तबादला होना चाहिए जो डिस्कशन करें,
जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के लोग आएँ, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लोग आएँ, टॉक शोज़ में हमारी जब बातें होती हैं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं, झगड़े भी होते हैं, वो भी होते हैं। अदीबों के वफद आने चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स के वफद आने चाहिए, तो उसमें ताकि बात सुनी जाए। वो जो जॉन एरिया ने जो कहा था ना कि हमारा मसला ये है कि आप बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई, तो बात सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। हम इंडिया के बारे में जो कहते हैं अपनी प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में, वो हम इंडिया के सामने क्यों नहीं कहते? हमें मौका मिलना चाहिए। मेरा अगर मौक़िफ़ है तो वो मुझे इंडिया में जाकर कहने का मौका देना चाहिए और उनको यहाँ आकर देना चाहिए। हम उनसे सवाल करें, इससे क्लैरिटी बढ़ेगी। तो आप ये बताइए चौधरी साहब कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक हमें कैसा होना चाहिए? इस पर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो मीडिया है, हम आप लोग हैं, हमें आपस में मुज़ाकरे करने चाहिए और लोगों को ये क्वांटिफाई करके बताना चाहिए कि हमें ट्रेड में या बाकी फील्ड्स में क्या फ़ायदा होगा। किसी ने क्या कहा है, किसी ने मुखालफत की है, मेरा ख्याल है इन चीज़ों में हमें हम नहीं पढ़ना चाहिए। ये लॉबीज जो यहाँ है वहाँ है, वो सब पता है। अच्छा सर, कश्मीर के हवाले से मैं अर्ज करूं, एमबी नकवी साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 88 में हेरल्ड में एक आर्टिकल लिखा, द बेस्ट ऑफ एनिमीज। उसमें उन्होंने ये लिखा कि हमने कश्मीर पे ताकत आजमा के देख ली 65 में और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद हमें ये चाहिए था कि हम ये मान लेते कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर माने बगैर कोई और प्रैक्टिकल हल नहीं है इसका, लेकिन हमारी कोई हुकूमत भी इतनी जुर्रत ना कर सकी। तो मैंने ये बात उन दिनों में, मैं स्टूडेंट था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो मैंने आगा शाही साहब से की। तो आगा शाही साहब कहने लगे कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ना, ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, वो 60% है पाकिस्तान का। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत बात की, वो कहते हैं पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो गोया उन्होंने भी माना कि कश्मीर का इशू जो है ना, ये लार्जली पंजाब का इशू है और लोगों को इस पे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे लाना, ये पंजाब का जहन बदलने के मुतरादिफ है। देखिए, ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि ये पंजाब का इशू है। आप केपी में चले जाएं, आप कराची में चले जाएं, हर मामले में ये इशू ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ये रवाज बन गया है कि हर चीज़ को पंजाब पर थोपा जाए। बलूचिस्तान में कोई हो रहा है, कराची में हो रहा है, ये तो एक फैशन बन गया है। अब देखें, वो आर्मी के सारे हेड पंजाब से तो नहीं रहे, लेकिन प्रेजेंट हेड जो हैं वो तो पंजाब के हैं और जाट हैं। जब उनकी तरफ से हौसला अफजा सिग्नल आ रहे हैं तो फिर तो ये गिला नहीं होना चाहिए। वो और ये जो अल जजीरा की खबर है, तो उसमें जो इंटेलिजेंस हमारे दोनों मुल्कों की बैठ रही हैं, तो वो कश्मीर पर भी बात कर रही हैं विदाउट गोइंग इनटू निटी गिटी इस मौके पर कि कश्मीर में क्या वो कर रहे हैं या नहीं। ये हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये पंजाब का वो है इशू है। ये एक पुराना फैशन चल रहा है। मैं जब ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ भी हर वेस्ट पाकिस्तानी को पंजाबी कह दिया जाता था, तो यहाँ भी यही हाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन और दूसरा मैंने अर्ज किया चौधरी साहब के कश्मीर का इशू आप एक तरफ रख दें, उस पर आप ना कंप्रोमाइज करें, लेकिन बाकी चीजों की तरफ तो बढ़ें। अच्छा सर, आपने पिछले दिनों जो है उसी कॉलम में ये भी लिखा कि भारतीय मुसलमान बुलंद आवाज से कोई बात ये नहीं कह सकते, लेकिन उन पर जिनसे उनका पाकिस्तान पर मान जाहिर हो, मगर सच ये है कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो हमारे जिस्म का नहीं, हमारे दिल का हिस्सा है। सर, इसको कैसे कैसे आप इसको सब्सटेंशिएट करते हैं? देखिए, मैं इस तरह सब्सटेंशिएट करता हूं कि जब पाकिस्तान बना है हिंदुस्तान के बाद, तो उसमें पहले तो ये था कि तकसीम नकल मकानी जो आबादी की ट्रांसफ़र थी उसका तो आइडिया था ही नहीं। उसके बाद फिर जब हालात ख़राब हुए तो अचानक ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ आबादी बड़े मैसिव लेवल पर हुई। तो फिर आपने उसमें देखा कि फैमिलीज बट गई, आधी फैमिली वहाँ है इंडिया में है, आधी फैमिली यहाँ है, तो वो फिर जिस्म का एक हिस्सा ही हुआ ना। और दूसरा, सियासी तौर पर ठीक है वो अपनी हुकूमत को फेवर करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी तो नहीं हो सकती ना जो एक इंडियन गवर्नमेंट की है, या जो एक फर्ज करें एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है या एक एक्सट्रीमिस्ट इंडियन है, उसकी तो नहीं हो सकती। दूसरा, जब पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा, सियासी तौर पर मजबूत होगा, तो इंडियन मुसलमान के लिए वो फायदे में होगा, क्योंकि उसको ये यकीन होगा कि हाँ पाकिस्तान वो बुलंद आवाज से तो नहीं कह सकता,
लेकिन अगर पाकिस्तान कमजोर है तो अब जैसे आसाम में इन्होंने वो किया है सारा सिलसिला भारत ने, जिसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, आपको भी पता है, तो एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो भारतीय मुसलमान के हक में जाएगा। और ये तो आप मानेंगे कि भारतीय मुसलमान जो है वो वहां परेशानी का और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उससे ये मेरा मतलब था कि आधी फैमिली यहाँ है आधी फैमिली वहां है, तो दर्द तो होता है। अब इसमें सियासी मसलियतों को सामने रखकर बात न की जाए तो अलग बात है, लेकिन बाहर दिल धड़कते तो हैं एक साथ। अच्छा सर, इसमें तो कोई शक कोई नहीं। इंडियन मुसलमान कोई लीडर ऐसा है जो ये कहता हो कि अभी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया के बारे में या कश्मीर के बारे में, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी हो या जमात इस्लामी के हों, कोई बंदा भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करता किसी भी पॉलिसी को, इस फॉरेन पॉलिसी को, इस खित्ते के लिहाज से। मैंने तो वहां तजवीज यह दी थी कि पाकिस्तान एक ऐसा बोर्ड, वहां एक कमेटी बना दे 50 मुसलमानों की, प्रोमिनेंट प्रोफेसर की, बिजनेसमैन की, उनसे पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया के बारे में क्या होनी चाहिए। देखिए चौधरी साहब, मैं जो आपकी ये तजवीज़ है, मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि इंडियन मुसलमानों का जो वफद है, चोजन जो लीडर्स हैं वहाँ के, उनको पाकिस्तान में आना चाहिए। उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में आकर मीडिया में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, फोरा पर ये बताना चाहिए। मैं तो इससे आगे के हक में हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि सियासी तौर पर वो कैसे कर सकते हैं, वो इंडियन हैं बहरहाल। हम ये नहीं कहते कि वो, और ये हम चाहते भी नहीं है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को अपोज करें और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। लेकिन जब मैं वफूद के तबादले की बात करता हूँ, जब मैं एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स एंड एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स की बात करता हूँ, तो उसमें बिल्कुल इंडियन मुसलमानों का भी हिस्सा होना चाहिए और वो आकर हमें बताएं कि भाई तुम्हारी वजह से, अगर हमारी वजह से वो डिफिकल्टीज में हैं, या इफ बिकॉज ऑफ अस दे एट टाइम्स दे हैव टू लैंड इन सूप, तो हमें आकर बताएं, समझाएं। अब एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंडियन मुसलमानों से एज सच कोई राब्ता नहीं है। ये बड़ी गलत बात है, इससे गलतफहमियां पड़ती हैं। तो इंडियन मुसलमानों के वफद को भी यहाँ आना चाहिए और यहाँ से ऐसे वफद जाने चाहिए जो वहाँ पर जाकर इंडियन जो मुसलमान इदारे हैं, जैसे देवबंद है, जैसे जामे मिलिया है, या जहाँ और हैं, वो जाकर देखें और उनसे बातचीत करें। बातचीत ही से सारे दरवाजे खुलेंगे। सर आपके इल्म में है, सर आपके इल्म में है, और यहाँ पे पाकिस्तानी अब तो खुल के भी ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो सकते जब तक के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहेगी। जब तक मिलिट्री की तरफ से ये सिग्नल नहीं मिलता तो ये कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। नवाज शरीफ ने करके देख लिया, वो नहीं कर पाए। तो अब तो सिग्नल मिलने शुरू हो गए ना, लेट्स होप के इससे अब बात आगे बढ़ेगी। अब तो जो हमारे आर्मी चीफ ने जो बुलाए हैं, पिछले दिनों जो मीडिया के लोग बुलाए थे, तो उसमें उन्होंने बात की है और आप ही ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बदला हुआ पाकिस्तान चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आई डू सी सम लाइट एट द एंड ऑफ टनल। उस अब हमें थोड़ा सा उम्मीद मायूस नहीं होना चाहिए। आखिर ये तब्दीली भी तो बहुत बड़ी तब्दीली है, इसका हम 5 साल पहले तो नहीं सोच सकते थे। लेकिन सर वो कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अभी कल की बात है सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर ये कहा कि जी हाँ हम चीनी मंगवाएंगे, हम कपास मंगवाएंगे, और 2 दिन के बाद कहा नहीं मंगवाएंगे। that also shows you something, proves something, you know. वो तो उस पर तो मैंने यही कहा कि लुक हु इज टॉकिंग, देखें वो हमारी मौजूदा हुकूमत की तो बात छोड़ दें। अब वो इस पर बात आएगी कि मैं इनके खिलाफ कॉलम लिखता हूँ या बात करता हूँ। देखें मैंने आई एम वन ऑफ दोज कॉलमनिस्ट एंड टीवी जो आते हैं लोग, मैंने इनकी हिमायत की थी बहुत, और उसके बाद मैं मायूस हो गया हूँ। इसको तो मैं कोई अहमियत ही नहीं देता। हमारी हुकूमत में नाम तो किसी का भी नहीं लेता, लेकिन हमारी हुकूमत तो सुबह कुछ और कहती है, शाम को कुछ और कहती है। मैंने तो इसको सीरियसली लिया ही नहीं। आई नो इट इज रिडिकुलस कि एज कॉमर्स मिनिस्टर वो कुछ और कह रहे हैं, एज प्राइम मिनिस्टर वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो कोई संजीदा नहीं है और इसको कोई संजीदा लेता भी नहीं है। ये तो वैसे ही यू टर्न में इन्होंने PhD की हुई है, तो अच्छा ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। आपके कॉलम के हवाले से ही दिनों सर आपने ये लिखा, बीजेपी में हमारे यहाँ बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आपने ये लिखा
कांग्रेस ने ये दोबारा कहिए, आपकी आवाज दब गई। सर, आपने पिछले दिनों एक कॉलम में लिखा कि पहले कांग्रेस ने और बीजेपी ने एक भारतीय के दिल में पाकिस्तान दुश्मनी का जहर उतारा। सर, किसी इंडियन से आप बात करें, वो बिल्कुल दूसरी कहानी सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो ये काम करती है टेक्स्ट बुक के जरिए, फिर मीडिया के जरिए, कि एक एक पाकिस्तानी के जहन में इंडिया के और हिंदुओं के खिलाफ नफरत जो है वो उतारी जाती है। बिल्कुल, मैं तो आपको पता है मैं 10 साल से 6 महीने मुल्क से बाहर रहता हूं और वहां पर मेरा इंडियन के साथ रब्ता है, और जाहिर है कि वहां तो ऐसा नहीं है, आपका पड़ोसी भी इंडियन हो सकता है, नेक्स्ट डोर भी हो सकता है, ये दोनों तरफ से चल रहा है, उनकी तरफ से भी चल रहा है। आप ये देखें कि 2-3 साल पहले जब इनका यौम जमहूरिया होता है इंडिया का, शायद जनवरी में है यौम जमहूरिया, उस पर जो फ्लोटेलास थे उसमें कर्नाटक की हुकूमत ने टीपू का मुजस्समा खड़ा किया था, तो चंद मिनट में 10,000 फेसबुक पर उसकी मजम्मत में आ गए थे। वो कर्नाटक की हुकूमत भी तो हिंदू हुकूमत थी। अच्छा, इसी तरह ताजमहल के बारे में, या जो आदित्य नाथ कह रहे हैं, चौधरी साहब, मैं ही कहता हूं कि वहां अगर आदित्य नाथ और अमित शाह या और लोग जो कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन सबको सेटिंग देम असाइड, हमें अपना रास्ता खुद तलाश करना होगा और हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये तो दोनों तरफ से काम हो रहा है, ऐसी बात न कीजिए। वो अच्छा, वहां भी जहर भर रहे हैं। मैं सर आपको मीडिया की एक मिसाल दूं कि दिसंबर में 2 कश्मीरी बहनें जो हैं वो रास्ता भूल के इंडियन साइड पे चली गई और उनको अगले दिन जो है वो तोहफे तहाइफ दे के वापस भेजा गया। हमारा मैं दुनिया टीवी पे देख रहा था और वो एक लड़की के पास गिफ्ट्स नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इन गिफ्ट्स का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, और अगर उनके साथ कोई बदतमीजी होती, बदसलूकी होती, तो वो हमारे सारे मीडिया पे हाईलाइट हो रहा होता, एक इशू बनता, उस पे टॉक शोज होते। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा ट्रीट किया, वो वापस आई, तो उनसे किसी ने नहीं पूछा कि यार कोई पॉजिटिव बात कर दो। तो हमारा तो मीडिया ये चाहता ही नहीं कि इंडिया का जिक्र किसी पॉजिटिव सेंस में आए। अच्छा, तहाइफ का आपको कैसे पता चला? सर, ये इंडियन मीडिया पे आया, मैंने खुद देखा, उसको अच्छा, आप गूगल कर लीजिए, टू कश्मीरी गर्ल्स हु स्ट्रेड इनटू कश्मीर, वो सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। बिल्कुल जिक्र होना चाहिए उसका, बिल्कुल होना चाहिए जिक्र, और इसको हाईलाइट करना चाहिए और उनके इंटरव्यूज आने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर अच्छी चीज है तो उसको नहीं छुपाना चाहिए। आई एग्री विद यू। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जब आई तो उनको क्या एक्सपोजर मिला भी यहाँ के मीडिया के सामने या नहीं मिला। मैंने सर उनको दुनिया टीवी पे देखा और अच्छा, एक लड़की नजर आ रही थी, उसके हाथ में तोहफे थे, और फिर वो मैंने जब गूगल किया तो इंडियन मीडिया पे उसका काफी तफसील से जिक्र था, लेकिन जी, लेकिन हमारे मीडिया में उसका कतई जिक्र नहीं था। सर, जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन की बात मैं कर रहा हूं जी, क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन की एक और मिसाल मैं आपको दूं। मेरे एक प्रोफेसर थे, परवेज इकबाल चीमा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। उनको एक इंडियन थिंक टैंक ने एक दफा कहा कि आप 1 साल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। तो इन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि भाई मेरे इस तरह से एक ऑफर है, चला जाऊं वहां पे। तो उनको दोस्तों ने कहा कि ये गलती मत करना, तुम पे इंडिया का ठप्पा लग जाएगा और तुम हमेशा के लिए जो है ना वो स्टैंप हो जाओगे। उसके बाद इन्होंने उनको कहा जी मैं बिजी हूँ, ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा 6 महीने के लिए आ जाएं। तो 6 महीने के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया, फिर 3 महीने के लिए कहा, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो सर, इतना हमारे यहाँ तो खौफ है, कोई रिसर्चर वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं सर, इतने बड़े लेवल पे एक्सचेंजेस हों, वो तो बड़े दूर दराज की बात लगती है। तो देखें ना, अगर एक पॉलिसी बन जाए ऊपर के लेवल पर कि हमारे यहाँ टीचर्स का तबादला होगा, तो फिर तो ये काम आसान हो जाएगा। एक उसको एक इंस्टीट्यूशनल शेप देना पड़ेगी ना, इक्का दुक्का टीचर तो वहां से भी कोई नहीं आएगा। अगर आप ये कहें कि वहां जामिया मिल्लिया से या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से यहाँ कोई आए, तो वो जब तक एक पूरा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्रेस नहीं होगी उसकी बैक पर, तो वो कैसे आएगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि टीचर्स को का तबादला होना चाहिए, और इक्का दुक्का तो मेरा ख्याल है कोई नहीं आएगा। अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये बात आगे बढ़ेगी और पॉलिसी बनेगी। आई वुड लाइक कि मैं जाऊं वहां पर और मैं खिताब करूं और उनकी बात सुनूं, उनके एतराज़ात के जवाब दूं। इसी तरह वो यहाँ आए और हमसे बातचीत करें। ये तो हम बात, ये इस पर तो ये हम तय कर चुके हैं।
लेकिन सर बदकिस्मती की बात यह है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, चाहे वो ओपनली ना कहें, मेरी फेसबुक पे एक साहब ने खुद ये लिखा, एंड ही इज अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से नफरत के साथ ही वजूद अपना बरकरार रख सकता है, इसको अपने वजूद बरकरार रखने के लिए ये नफरत जरूरी है। इस माइंडसेट को कैसे काउंटर करें? और ये माइंडसेट तो है और रहेगा। और देखें, अब अरब इसराइल ताल्लुकात में पेशरफ्त है, तो वहाँ अरब दुनिया में भी ऐसे हैं कि जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये माइंडसेट हर जगह है, इंडिया में भी होगा। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक वाकया भी लिखा, आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं, कि एक इंडियन लड़का ही लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो जिस तरह होता है, उसका जो पहला था वो पाकिस्तानी ग्रुप्स के साथ हुआ, साबका पड़ा। he came across in the first instance some Pakistani students, उन्होंने उसको जगह दी और खाना पीना सारा कमरा शेयर किया और फिर उसको जॉब में सहूलत दी, विच इज़ वेरी कॉमन देयर। तो उसने कोई 3 महीने के बाद बताया कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ये कहा था कि किसी पाकिस्तानी के नज़दीक न जाना, लेकिन यहाँ तो मुझे वो इतनी उन्होंने हेल्प की है। और वो आपने भी देखा होगा, इंडिया में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ऐसी ऐसी इनकी दोस्तियां हैं। तो ये तो सिलसिले चलते रहते हैं। अब आपको ये जिसने फेसबुक पर लिखा है उसको कितने उसके हिमायती मिलेंगे? हमारा वजूद इतना कमजोर है कि हम इंडिया दुश्मनी के बगैर उसको बरकरार नहीं रख सकते। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया कि हम में इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम जो है इंडिया के साथ दोस्ती रखते भी अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ जो आर्गूमेंट किया जाता है ना, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर जैसे भी ये बात करते हैं, और मुझे हैरत होती है कि कांग्रेस भी अखंड भारत चाहती थी और बीजेपी भी अखंड भारत चाहती है। हमारे एक कालम नवीस ने ये लिखा कि अखंड भारत नरेंद्र मोदी के ईमान का हिस्सा है। मैंने उनको कोट किया नरेंद्र मोदी का 2012 का एक इंटरव्यू जो उन्होंने शाहिद सिद्दीकी को दिया, जो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं इंडिया के। नई दुनिया अखबार वो निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से अखंड भारत का सवाल किया, तो नरेंद्र मोदी ने कहा भाई ये अखंड भारत जो है ना, ये तो मुसलमानों की साजिश हो सकती है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूँ। तो हमारे मीडिया में इस तरह की कोई खबर नहीं आती। हमारे यहाँ जब इंडिया से कोई नेगेटिव खबर आती है वो हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव खबर होती है। नहीं, ये खबर ये जो बॉर्डर के बारे में और मोदी साहब ने जो बात की थी, ये आई थी पाकिस्तानी प्रेस में, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन असल में जो बीजेपी का असल चेहरा है वो तो आरएसएस का है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अब आरएसएस की जो नजरियाती बुनियाद है वो तो आप भी जानते हैं, फिर मोदी साहब ने जो गुजरात में किया वो भी हमें और आप सबको मालूम है। लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं ये समझता हूं कि ना इस्लाम इतना कमजोर है कि हर चीज पर पाबंदी लगे। मैं पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं कि ये चीज भी नहीं कह सकते, वो चीज भी नहीं कह सकते। ना इस्लाम इतना कमजोर है और ना अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो बहुत जल्दी ऐसी चीजों से टूट जाएगा। जब हम खुलकर एक दूसरे से करेंगे बातचीत तो पाकिस्तान मजबूत होगा उससे। ये तो इस पर तो 100% वो कंसेंसस तो नहीं है ना। कुछ लोग ये बात कहते हैं, वो हमेशा कहते रहेंगे। अरब दुनिया में भी ये हो रहा है। तो सर यही बात है ना जी। अब हमारे यहाँ क्या है कि वो सारा वन साइडेड एक नैरेटिव चलता है, दूसरा नुक्ता नजर आने नहीं दिया जाता। अब पिछले दिनों मैं एक इंडियन और एक पाकिस्तानी के साथ एक डिबेट में था, तो उसमें वो पाकिस्तानी ने बात की गुजरात की, तो इंडियन ने उनको बताया कि जी गोधरा का जिक्र पाकिस्तान में नहीं होता, सिर्फ गुजरात का जिक्र होता है। उससे पहले जो हुआ, जिससे वो वाकया ट्रिगर हुआ, उसका जिक्र नहीं होता। सर जमाते इस्लामी भी कहती है जी बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट है। क्या जमाते इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? क्या मुस्लिम लीग ने एक्सट्रीमिस्ट नारे नहीं लगाए थे? तो सर ये तो सब ने लगाए हैं ना जी। ये तो हर जगह क्यों होते हैं? ये तो हर जगह चलता है। देखें, सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के अपने हैंगओवर्स होते हैं, अपने मफादात होते हैं। अब ये जो बांग्लादेश के जो इश्यूज हैं जिन पर हमारे यहाँ जमात इस्लामी बहुत करती है, एहतजाज करती है, उसमें मेरा और बहुत से लोगों का मौक़िफ़ है कि वो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में हम उनमें दखल नहीं दे सकते। हमें आगे बढ़कर बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि हर जगह हर किस्म की लॉबीज हैं।
देखें, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस हो विज़ावी इंडिया। ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया में पाकिस्तान के बारे में विज़ावी पाकिस्तान एक कंसेंसस हो। लेकिन जो खैर की कुव्वतें हैं, जो पॉजिटिव कुव्वतें हैं, उनको बहरहाल अपना रास्ता खुद तलाश करके टटोल के आगे बढ़ना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक तब्दीली नज़र आ रही है, एक सिग्नल अच्छा नज़र आ रहा है, हौसला अफजा बात शुरू हुई है। और वो जो हमारे फारसी के शायर सादी ने कहा था ना कि एक ज़रा सा पानी निकलता है चश्मा बनते हुए और फिर वो पूरा बहुत बड़ी झील बन जाती है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये बर्फ पिघलेगी। और देखें, हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 4 जंगें लड़ी हैं, हमें तो अब तक तो यही भी फैसला नहीं हो सका। हम कहते हैं हम जीते हैं, वो कहते हैं वो जीते हैं, तो उससे फ़ायदा तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि ह्यूमैनिटी सफ़र करे। तो कश्मीरियों का भी लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी बातचीत, लेकिन हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे। तो हमें बातचीत ही से आगे बढ़ना पड़ेगा, और बातचीत से वो, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि तू को गुड़ दी बनी है कि तेनू चक पा के खा जाएगा। तो हमको गुड़ के तो नहीं बने हुए हैं कि इंडिया हमें चक पा कर खा जाएगा। बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। मुशर्रफ ने जब वाजपेयी साहब से हाथ मिलाया था वहां सबके सामने, तो उसमें क्या पाकिस्तान को नुकसान हो गया था? ऐसी बात नहीं है। जब वाजपेयी साहब यहाँ आए थे मीनारे पाकिस्तान पर, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान को कुछ झटका लगा था? ऐसी बात नहीं है। बातचीत होनी चाहिए, और जो नहीं कर रहे वो भी करेंगे। लेकिन सर, ये जो वाजपेयी जब आए थे तो उसमें हमारे उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, अब ये बातें अखबारों में छप चुकी हैं कि उन्होंने ही सारा आर्केस्ट्रेट किया था, जमात इस्लामी को यूज किया उन्होंने वाजपेयी के खिलाफ मुजाहरे कराने के लिए। ये भी तो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है ना सर। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि फिर वो एयरफोर्स ने उनको सलामी भी तो दी थी। लेकिन सर, इतनी गड़बड़ करवाई, इवन दोस्त ममालिक के जो एम्बेसडर थे उनकी कारों पे अटैक किया गया, और वो जब गए वहां मीनारे पाकिस्तान पे, तो उसके बाद मीनारे पाकिस्तान को धोया गया कि जी गोया ये नापाक हो गया है। बस ये तो फिर चीजें चलती रहती हैं दोनों तरफ, और इनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई कॉलम लिखेंगे, और जो एडिटर हैं आपके दुनिया के, उनसे ये गुजारिश भी करेंगे कि अब जो है हम डॉन के किसी कॉलम पे तो तबसरा कर सकते हैं, लेकिन किसी उर्दू अखबार के कॉलम पे ऑनलाइन एडिशन में जाके हम तबसरा नहीं कर सकते। इससे भी हमारे मीडिया में काफी बेहतरी आ सकती है अगर रीडर्स को वहां तबसरा करने का मौका मिले और हम बेहतरी की तरफ जा सकें। लेकिन चौधरी साहब, जो हमारा अखबार है जिसमें मैं लिखता हूँ दुनिया में, उसमें तो हमारे रीडर्स बहुत खुलकर नीचे कमेंट देते हैं, करते हैं। सिर्फ हमारा अखबार जो है वो उन कमेंट्स को डिलीट करता है जिसमें गाली दी। और अब आपको पता है कि जब अभी अरविंद सहारन साहब ने मेरा इंटरव्यू किया तो इंडिया में कितनी गालियां दी गई, फिर सहारन साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ी कि मेरे मेहमान की इस तरह आप ना करें उसके साथ। तो बाकी तो हमारे यहाँ तो कमेंट्स जो हैं, मैं आपको भेजूंगा, हमारे यहाँ तो बहुत वो है, कमेंट्स देते हैं, खुलकर देते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया तो उस पर लिखा था जी 150 जो है ना कैरेक्टर से ज्यादा कमेंट नहीं होना चाहिए, और उतना मुश्किल बना देते हैं कि कमेंट करना। अब डॉन पे आप देखें ना जी, डॉन पे इतना आसान है कमेंट करना, लेकिन उर्दू अखबार जो हैं, जंग हो, नवाए वक्त हो, एक्सप्रेस हो, दुनिया हो, वहां पे उन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है उसको। जी आप सही कहते हैं। हमारे यहाँ वो ये है कि अगर अल्फाज की पाबंदी है तो कुछ लोग जो लंबा कमेंट करना चाहते हैं वो 2 किस्तों में कर देते हैं। बहरहाल आज़ादी तो होनी चाहिए बातचीत की हर जगह। अब ये उर्दू प्रेस और अंग्रेजी प्रेस में जो फर्क है इसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि दोनों की रीडरशिप मुख्तलिफ है, तो पॉलिसियां भी मुख्तलिफ हैं। आपको पता है कि ये बेसिकली अखबार या टीवी एक कमर्शियल वेंचर होता है। तो एक ही इदारा अंग्रेजी का अखबार चलाता है बेचने के लिए, उसको अपनी रीडरशिप का जो दायरा है उसको मुतमईन करने के लिए कुछ और करना पड़ता है, उर्दू की रीडरशिप को मुतमईन करने के लिए कुछ और करना पड़ता है। तो उसमें साथ पेट भी लगा हुआ है ना हमारा, तो वो उसमें तो फिर कॉमर्स का वो है इशू। तो सर, बहुत अच्छी बातें की सर आपने, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से कि वो जो कहते हैं ना जी कि आपके मुंह में घी शक्कर जो आपने बातें की। और मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है कि इंडिया के साथ अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, न सिर्फ उसमें इंडिया के अवाम का फायदा है, पाकिस्तान के अवाम का फायदा है, इंडिया के मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज आई नो देम। और उनके लिए जब इंडिया पाकिस्तान में टेंशन होती है तो वो भी टेंशन में होते हैं। तो उनसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों,
उनके अजीजों अकारब वहां जा सकें, वो यहाँ आसानी से आ सके। बिल्कुल सही है। और मेरा ये भी ईमान है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री और ट्रेड है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया बड़ी मार्केट है जो हमारे पास आएगी। हमारे जो सियालकोट, कराची, चिन्योट, फैसलाबाद के ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको फ़ायदा होगा। और मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि कश्मीर पर ट्रेड करने का ये मतलब नहीं है कि हमने कश्मीर पर कंप्रोमाइज़ किया है। हमारी पॉलिसी वही रह सकती है। और मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह के फजल से ना इस्लाम इतना कमज़ोर है, मुसलमान तो कमज़ोर हो सकते हैं, इस्लाम कैसे कमज़ोर हो सकता है। पाकिस्तान भी कभी कमज़ोर नहीं होगा इन बातों से, इसने हमेशा रहना है। और जिस तरह कायद आज़म ने कहा था कि जिस तरह उनका भी विजन यही था कि जिस तरह कनाडा और यूएसए रह रहे हैं, हम भी इस तरह रह सकते हैं। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जब एक मुल्क वजूद में आ जाता है तो वो अपना जवाब खुद बन जाता है, और आपको उसका जवाब 24/7 देने की जरूरत नहीं होती। हमें इस माइंडसेट से निकलना चाहिए, हमें आगे की बात करनी चाहिए, हमें 47 में स्टक नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। और दोनों ममालिक में जो एक्सट्रीमिस्ट लॉबीज हैं वो रहेंगी हमेशा, लेकिन हमें एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए, ना इधर एक्सट्रीम राइट पर ना एक्सट्रीम लेफ्ट पर, दरमियान में और बैलेंस के साथ, रैशनल तरीके के साथ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अगेन। आई एम रियली डिलाइटेड दैट यू सेड ऑल दीज थिंग्स। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुख्तदर हलके हैं उन तक भी ये बातें पहुंचेंगी। वो खैर हमारी इतनी, मेरी तो इतनी अहमियत नहीं है। और बहरहाल हम जो बात सच समझते हैं वो करते हैं। हम तो अपने मुल्क के साथ वो है, और पूरे खत्ते की बेहतरी हमें मंजूर है, पूरे जनूबी एशिया की बेहतरी हमें मंजूर है। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। थैंक यू अगेन। खुदा हाफिज़।